नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो है सोल्ड पेपर 2022 एक्स ग्रुप। तो इसमें अग्निवीर वायु में जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस है उस पर हम डील करेंगे। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, क्योंकि ये 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहले पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज, कि लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए, केल्विन जो होता है ये टेम्परेचर की यूनिट होती है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, और एम्पियर करंट का होता है, क्यूरी रेडियो एक्टिविटी नापने की यूनिट होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, अब यहाँ पे पूछा है था डायमेंशंस ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस आर, क्या डायमेंशंस होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या रिजिडिटी मॉडुलस की। तो पहले मैं रिजिडिटी मॉडुलस के बारे में हल्की सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और इसकी सरफेस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक फोर्स लगाया, ये एरिया ए है। तो ये जो पार्ट है ये जो इस तरीके से था वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफॉर्म होगा, तो इसका जो शियर मॉडुलस आएगा उसको हम बताते हैं F डिवाइडेड बाई एरिया। और मान लीजिए ये डिस्टेंस डेल्टा L से डिफॉर्म हुआ और ये जो लेंथ ही ये ओरिजिनल लेंथ है, तो यहाँ पे हम कहेंगे डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। तो इसको हम कह सकते हैं FL डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। अब देखिए, डायमेंशंस पूछी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2, और ये लेंथ की डायमेंशन है L1 डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन होती है L2, और ये जो डेल्टा एल है इसकी डायमेंशन है L1। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डायमेंशंस आ जाएगी m1 L-1 T-2। तो इस ऑप्शंस में देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन का यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरीके से आप मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी की डायमेंशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। ये शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस जो होता है उससे मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी लिंक्ड है। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मैं प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट? देखिए, एनर्जी जो होती है एक रेडिएशन में, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें जो वेव की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की जो एनर्जी है वो होती है H मल्टीप्लाइड बाई न्यू। ये H जो है ये कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और ये जो न्यू होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होता है। और ये जो E होता है दैट इज एनर्जी, ये एनर्जी होता है यहाँ पे। अब देखिए, एनर्जी जो होती है इसको करीब करीब मैं कह सकता हूँ इसकी डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर होती है। तो क्योंकि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ एनर्जी की जो डायमेंशन है इसको मैं लिख देता हूँ, ये वर्क की डायमेंशन है। और ये प्लैंक कांस्टेंट जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी ये हमको निकालना है। और न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 1 टाइम। तो जो वर्क होता है इसकी डायमेंशंस होती है m1 L2 T-2, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। और ये जो T है इसकी डायमेंशन यहाँ पे आ गई T-1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये H जो आएगा, ये H इस तरीके से आएगा m1 L2 और T-1। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको इसको करने का, बट एक बार मैं आपको बता दूं कि डायमेंशंस कैसे निकाली जाती है। तो ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई। अब यहाँ पे मान लीजिए फोर्स की डायमेंशन है, तो फोर्स की डायमेंशन जो होती है ये होती है m1 L1 T-2, ये हम सबको पता है। उसी तरीके से टॉर्क जो होता है ये होता है R और मल्टीप्लाइड बाई F। तो R जो होता है ये होता है L1, और ये जो F होता है ये होता है m1 L1 T-2। तो यहाँ से आता है ये m1 L2 T-2। और अब हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं।
तो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायमेंशंस होती है एम वी आर। तो एंगुलर डायमेंशन जो ये एम की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन और आर की डायमेंशन, तो यहाँ से हम देखते हैं इसकी डायमेंशन आ जाती है m1 और वेलोसिटी जो है ये l1 t-1 और r जो होता है ये होता है l1। तो यहाँ से डायमेंशंस निकल के आती है m1 l2 t-1। तो देखिए ये जो डायमेंशन निकल के आई है ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन के इक्वल निकल के आई है। तो आंसर तो वैसे हमारा निकल गया है कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशंस होती है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन के इक्वल होती है। बट फिर भी लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस भी आपको बता देता हूँ कि लीनियर मोमेंटम है p, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो ये होगी मास और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो मास को हम कहेंगे m1, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है ये होती है l1 t-1, तो यहाँ से आएगा m1 l1 t-1। तो तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ये बाकी के ये इनकरेक्ट ऑप्शंस है। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की तो डायमेंशन हम निकाल नहीं सकते। तो यहाँ से मैं शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ। तो देखिए h की तो जो है ये डायमेंशंस तो हमने निकाली, h की जो डायमेंशंस थी ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे m1 l2 t-1। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पे कि एनर्जी को मैंने जैसे कह दिया यहाँ पे वर्क के बराबर, और ये h/t था, h न्यू था h/t। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ h जो है वो है WT के बराबर। W जो होता है s होता है, ये टाइम है, और F जो है ये होता है ma, यहाँ पे s और ये t आ गया। एक्सेलेरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी हो जाता है, तो ये एक्सेलेरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी और ये s इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या होता है mvs या mvr, इसको हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन h की है वही डायमेंशन जो है वो एंगुलर मोमेंटम की है। तो ये शॉर्ट तरीका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए इन टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन जो होता है ये 14 SI होता है, इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो 14 होते हैं, 14 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके जो इम्प्योरिटी जो ऐड की जाती है सिलिकॉन में, तो वो किस तरीके की इम्प्योरिटी जो है वो ऐड की जाएगी, तो पी टाइप की जाएगी या एन टाइप की जाएगी, ताकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाए। अब दो तरीके की इम्प्योरिटी हमको जोड़नी है। अब देखिए इम्प्योरिटी काफी टाइप की हम जोड़ सकते हैं, बट इसके आसपास जो एटॉमिक साइज है उसी की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे पी टाइप बनाना है, तो पी टाइप के लिए मैं क्या करूंगा, इसके आसपास की एटॉमिक साइज का जो सब्सटेंस है वो जोड़ूंगा। तो यहाँ पे 13 Al यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो मैं ऐड करूंगा पी टाइप बनाने के लिए। और अगर एन टाइप मेरे को बनाना होता तो मैं यहाँ पे फॉस्फोरस को ऐड कर देता, क्योंकि वो 15 है, वो भी उसके आसपास की एटॉमिक साइज का ही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। तो पी टाइप बनाने के लिए एल्यूमिनियम का एडिशन होगा। अब देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज m, इट इज कट इनटू 2 पीसेस अलोंग इट्स लेंथ, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ईच न्यू पीस ऑफ द मैग्नेट। देखिए ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मान लीजिए इसकी लेंथ अगर l है तो इसको कट करते हैं, इसको 2 इक्वल पीसेस में कट कर देते हैं। एक पीस ये है और एक पीस ये है, 2 इक्वल पीसेस में कट कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है मैग्नेट जो है उसके 2 पीस कर दिए, बट लेंथ अगर सेम रखी तो इस तरीके से 2 मैग्नेट बन जाएगी सेम लेंथ की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अभी यहाँ पे अगर A था तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ पे कम होके ये हो गया A/2। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये भी
m से टूट के जो l लेंथ पे था, अब m से कम होके ये m/2 हो जाएगा अगर लेंथ l/2 हो जाती है। और क्योंकि सॉरी लेंथ अगर l ही रहती है बट एरिया जो है वो a/2 हो जाता है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो यहाँ पे m/2 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 150 वोल्ट पर मीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 600 वोल्ट। तो देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी निकालनी है कि क्या डिस्टेंस है। अगर दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB वो जो है वो 600 वोल्ट है। तो देखिए सीधा सा रिलेशन आता है, वो सीधा सा रिलेशन क्या कहता है कि V इज इक्वल टू E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है वो 600 दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है हमको 150 और ये डिस्टेंस D निकालना है। तो D बराबर आ गया यहाँ से 4 मीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा आपको बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि V बराबर E इंटू डी होता है। तो उस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज 6 ओम। एक रेजिस्टेंस वायर है, एक रेजिस्टेंस वायर है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट में इसको कट कर दिया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो ये 3-3 ओम के 2 रेजिस्टेंस हमने बना दिए। अब इनको क्या करते हैं, द 2 पार्ट्स आर जॉइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों पार्ट्स को जो है पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। अब 3 ओम का रेजिस्टेंस एक यहाँ है, 3 ओम का रेजिस्टेंस एक यहाँ है। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये R1 है और ये R2 है। तो देखिए इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/R इक्विवेलेंट ही किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो है ये बराबर आ जाएगा यहाँ से 3/2 और 3/2 का मतलब हो गया 1.5 ओम। तो यहाँ से 1.5 ओम का जो है ये आंसर हमारे पास निकलता है। तो 1.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। अच्छा अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट रिमेन सेम, एक प्लेनेट की डेंसिटी जो है वो सेम रहती है बट इसकी रेडियस जो है डबल कर दी जाती है, बट इट्स रेडियस इज डबल्ड एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू। देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात चल रही है यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G होता है इसको हम लिखते हैं G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये R रेडियस है, इसका मास M है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यहाँ पे होगा उसको हम बताएंगे, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे G, यहाँ पे आ गया R स्क्वायर और मास जो है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आएगा G रो डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और वॉल्यूम जो है ये आता है 4/3 पाई R क्यूब। अगर हम ये जो इसको अगर स्फीयर लेते हैं तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है 4/3 पाई G रो एंड R। इस तरीके से रिलेशन आता है। अब एक दूसरा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी तो जो है सेम है, इसकी डेंसिटी तो सेम है, बाकी पैरामीटर ऑब्वियसली बात है ये कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होंगे, डेंसिटी भी सेम है बट रेडियस जो है ये डबल कर दी। तो रेडियस जो है अगर डबल कर दी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जी डैश जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई G रो और यहाँ पे आ जाएगा 2R। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि G डैश जो है वो किसके बराबर है, तो वो 2G के बराबर है। तो यहाँ पे हम कहते हैं इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू का डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सीधा रिलेशन हमको जो पता होता है वो यही पता होता है कि G इज इक्वल टू GM/R स्क्वायर, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको एक्सपेंड करके फिर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द हीट, इफ हीट इज गिवन टू ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम देन, एक अगर हीट दी जाती है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को तो क्या होता है। ऑप्शंस है यहाँ पे, देयर में भी इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी वर्क, इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क बोथ विल बी नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी में रिमेन सेम एंड वर्क डन में बी पॉजिटिव एंड बोथ ए एंड सी। तो देखिए मैं फर्स्ट रिलेशन लिखता हूँ डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है कि अगर हम एक सिस्टम को हीट देंगे तो ये तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा और एक वर्क डन करेगा। इस सिस्टम को अगर एनर्जी दी जाती है तो वो दो काम करता है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, देयर में भी इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, वो करेक्ट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 5 जूल, तो ये 2 जूल और 3 जूल इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो सकता है और यहाँ पे भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, एक तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सेकंड देखते हैं, इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क बोथ विल बी नेगेटिव। देखिए सिस्टम को मैंने पॉजिटिव हीट दी है क्योंकि हीट मैं दे रहा हूँ, हीट इज गिवन टू ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हीट थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी जा रही है, हम ले नहीं रहे हीट। तो डी क्यू जो है वो पॉजिटिव है, वो 5 जूल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनल एनर्जी एंड वर्क वो बोथ विल बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। ये ऐसा तो जरूर हो सकता था कि जैसे मान लीजिए मैंने 5 जूल की एनर्जी दी, हो सकता है एक एनर्जी नेगेटिव हो और एक एनर्जी जो है वो, एक जो वर्क है वो पॉजिटिव हो। ये कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट दोनों के दोनों जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकते राइट साइड में। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इंटरनल एनर्जी मे रिमेन सेम एंड वर्क डन में बी पॉजिटिव। देखिए ये पॉसिबल है। मान लीजिए ये मैंने इक्वेशन लिखी है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, उसमें अगर मैं कहता हूँ कि इंटरनल एनर्जी में रिमेन सेम, डी यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट सारी की सारी जो हीट है ये वर्क में चली गई, तो ये आंसर जो है ये भी करेक्ट है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक ये आंसर करेक्ट है। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जो परफेक्ट आंसर है वो ये है कि बोथ ए एंड सी दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप देखेंगे तो वो इन क्वेश्चनों से डील करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड। जब एक सैटेलाइट जो होता है वो रिवॉल्व करता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है और एक सैटेलाइट है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। कैसा भी सैटेलाइट हो सकता है। देखिए सैटेलाइट के केस में क्या है कि ये अर्थ, इस पे जो मास सैटेलाइट का है वो स्मॉल m है, अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है, और अर्थ जो सैटेलाइट पे फोर्स लगा रही है वो इस तरीके से लगा रही है कि ये इसके सेंटर से पास होता है। तो ये फोर्स तो इस तरीके से लग रहा है। अच्छा ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस जो है वो r है, लेट अस से ये r है। तो टॉर्क को देखिए आप क्या होता है, टॉर्क जो होता है ये होता है r क्रॉस f, और अगर हम देखेंगे तो टॉ बराबर आ गया यहाँ से r f साइन थीटा। r और f के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे वो निकालना है। तो r तो नो डाउट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ये r हो गई, ये तो r हो गया, और फोर्स जो लग रहा है ये r था इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्सिस क्योंकि ये है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया यहाँ से 180 डिग्री हो गया। तो टॉ जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से आ गया आर एफ साइन 180, और साइन 180 होता है 0, तो टॉर्क जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब देखिए टॉर्क अब 0 होता है तो क्या चीज़ कंजर्व रहती है। अब ये जो चीज़ कंजर्व रहती है वो है, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एल जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो टॉर्क के बराबर होता है। तो एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो L2 माइनस L1 है वो बराबर 0 के है, या L2 बराबर L1 के है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो लीनियर मोमेंटम की बात नहीं आएगी, वो एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी, ये कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। देखिए ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज म्यू
इक्वल टू 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो देखिए क्रिटिकल एंगल का मैं हल्का सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए ये रेयर मीडियम है सॉरी, और ये डेंसर मीडियम है, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है। तो किस एंगल पे, ये एंगल कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, ये किस एंगल पे ये जस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब जब बाहर निकलती नहीं है वैसे, लेकिन इसी लाइन के अलोंग जो दोनों मीडियम की बाउंड्री है उसके अलोंग ये जाती है, तो वो 90 का एंगल हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। तो वो किस इंसिडेंस एंगल, किस क्रिटिकल एंगल पे वो ऐसा हमको मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और ये मान लीजिए इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो यहाँ पे लिखा जाता है साइन IC डिवाइडेड बाई साइन 90, ये इस तरीके से लिखा जाता है। और ये लिखा जाता है यहाँ पे μ2 डिवाइडेड बाई μ1। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से कोई वैल्यू दी हुई है नहीं कि हमारे पास μ1 कितना है, μ2 कितना है। हाँ, बट ये जरूर कहा हुआ है कि इसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, वो इसके एयर के रेस्पेक्ट में 1 है और 2 है। तो यहाँ से इस पूरी क्वांटिटी का मतलब है कि ये जो है ये 1/2 है। तो यहाँ से आ जाता है साइन IC, और साइन IC आ जाता है 1/2। तो ऑब्वियस ही बात है ये साइन 30 डिग्री पे होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो IC है ये बराबर है 30 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो है 30 डिग्री, ए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B have same charge. The radius of spheres RA and RB respectively, what will be the ratio of electric field intensity on their surface? देखिए टू कंडक्टिंग स्फीयर, पहले तो मैं स्फीयर बना देता हूँ। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस है RA, और एक कंडक्टिंग स्फीयर दूसरा है और इसका जो रेडियस है वो है RB, और दोनों पे सेम चार्ज, इस पे भी चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है। देखिए इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E@A, ये होगा KQ डिवाइडेड बाई RA²। उसी तरीके से जो B पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये होगा KQ डिवाइडेड बाई RB²। अब दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो EA डिवाइडेड बाई EB करेंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे KQ डिवाइडेड बाई RA² और डिवाइडेड बाई KQ डिवाइडेड बाई RB²। तो यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा रिलेशन RB² डिवाइडेड बाई RA²। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट नज़र आता है। इस तरीके से हम डायरेक्टली कह सकते हैं। देखिए अभी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए पार्ट 1 में, और पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है क्योंकि टाइम का हमारा थोड़ा लिमिटेशन है, तो बाकी जो क्वेश्चंस इस पेपर के हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बताएंगे। इसी पेपर का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर जो है ये हमारे इन बुक में दिए हुए हैं, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर। इसमें आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे, और ये थ्योरी की बुक्स और ये जो प्रैक्टिस पेपर्स की बुक्स जो है ये यहाँ दिखाई हुई है, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 इसी पेपर का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।